नमस्कार साथियों, एनएम क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी और उसी क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस बनते हैं उनको कंप्लीट करेंगे और फिर कल से अपन पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसीएफ या एफआरओ के अंदर बन सकते हैं। तो अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस 2 बार पूछा गया फर्स्ट ग्रेड के अंदर कॉलेज लेक्चरर में। कॉलेज लेक्चरर 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, हैमिल्टनी ऑपरेटर क्या चीज है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हैमिल्टन ऑपरेटर क्या है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा गया था, बस फर्क यह है कि थोड़ा सा वहां एच की जगह एच बार यूज कर रखा था और दोनों काफी कुछ सिमिलर थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ईसीएफ की दृष्टि से, हैमिल्टन ऑपरेटर क्या है। तो देखें कॉलेज लेक्चर 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया, हैमिल्टनी संकारक का मान क्या होता है या हैमिल्टन ऑपरेटर क्या है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखें। अब आप सबको पता है कि जो ई साई है बराबर एच साई, इसी से ही कंपैरिजन करें। यहां ई है और यहां हैमिल्टनी ऑपरेटर है, ये टोटल एनर्जी है, यहां हैमिल्टनी ऑपरेटर है। टोटल एनर्जी के अंदर दो तरह की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसी तरीके से जो हैमिल्टनी ऑपरेटर है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और साथ में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ई साई इक्वल टू एस साई, क्योंकि आपको पता है टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हैमिल्टनी जो ऑपरेटर है उसके अंदर भी दो पार्ट होंगे, एक काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट होगा और एक पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट होगा। तो आप इन चारों ऑप्शंस के अंदर देखेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, नंबर 4। इसके अंदर देखें ये वाला जो पार्ट है ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये वाला पार्ट काइनेटिक एनर्जी है। इन दोनों को ऐसे कंपेयर करें, ये टोटल एनर्जी है, एच हैमिल्टनी ऑपरेटर है, ये साई है, ये साई है। ई साई बराबर होता है एस साई के, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह जो हैमिल्टनी ऑपरेटर है उसमें काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी, ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसका है, हैमिल्टनी ऑपरेटर का है। एक बात ध्यान रखें, जो फर्स्ट ग्रेड में जब ये क्वेश्चन आया था इनमें से हैमिल्टनी ऑपरेटर कौन सा है, तो फर्क यह है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, इसकी जगह उसने इस चीज को एच बार की फॉर्म में लिख दिया था। और आप सबको पता है एच बार किसके बराबर होता है, एच अपॉन 2 पाई के। इसी चीज को एच बार की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एच बार किसके बराबर होता है, ध्यान रखें एच बार बराबर क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। अगर इसी चीज को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाए, एच बाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। मैंने किया एच स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ इस वाली वैल्यू को कई बार एग्जामिनर इसके अंदर यहां पुट कर देता है। अगर यहां पुट करे तो क्या चीज बनेगी, अगर इस वाली वैल्यू को यहां पुट किया जाए तो आपके सामने क्या बनेगा, माइनस एच बाई स्क्वायर माइनस एच बार का स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर। तो ये क्या बच गया आपके पास, 2। एच बार बराबर आपको पता है एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर होता है, तो 2m डेल स्क्वायर प्लस v। ये वाला ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। क्यों मिला ये ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है एच बार का स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर के। तो आप यहां रखेंगे एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर और जब 4 पाई स्क्वायर आएगा तो ये वाली वैल्यू वापस आ जाएगी। तो ध्यान रखें हैमिल्टनी ऑपरेटर का जो मान है वो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी, या इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है माइनस एच बार का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। फर्स्ट ग्रेड में ये वाला ऑप्शन था और कॉलेज लेक्चरर के अंदर ये वाला ऑप्शन था। तो ध्यान रखें जो हैमिल्टनी ऑपरेटर है उसकी तुलना करें। ध्यान रखें हैमिल्टनी ऑपरेटर में दो चीज है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी वी, इन दोनों का जो योग है वो हैमिल्टनी ऑपरेटर के बराबर होता है। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी के अंदर केमिस्ट के पेपर में पूछा गया।
एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि जो 3D उपकोष है उसके लिए n व l के मान बताएं। अब आपको पता है 3D उपकोष, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप इसकी तुलना कर लें n l x से। n यहां मुख्य क्वांटम संख्या है, l यहां दिग्गंसी क्वांटम संख्या है, x का मतलब यहां इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखें 3D उपकोष के लिए n व l के मान बताएं। ध्यान रखें यहां इससे तुलना करें, n का जो मान है वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। d उपकोष के लिए l का मान, अब आपको पता है s उपकोष के लिए तो l का मान 0 है, p उपकोष के लिए l का मान 1 है और d उपकोष के लिए l का मान 2 है, इसीलिए इसका आंसर होगा 3 और 2। और s ऑप्शन आपको दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। इसीलिए 3D उपकोष के लिए n व l के मान 3 व 2 होंगे। वापस सुन लें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये तो n की वैल्यू है और इसके लिए l की वैल्यू लगानी है। यहां n बराबर 3 है और d उपकोष के लिए l का मान किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, यह भी आरपीएससी के अंदर केमिस्ट के पेपर में पूछा गया। हमें दिग्गंसी क्वांटम संख्या का मान दिया हुआ है 2 और हमसे संभव चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान पूछा है। अब आप सबको पता है कि जो m है, m का मान -l 0 से लेकर +l, इस बेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। आरपीएससी के अंदर जो केमिस्ट का पेपर हुआ उसके अंदर आपको l के मान दे दिए गए और आपसे पूछा m के मान क्या क्या संभव है। देखें यहां क्वेश्चन के अंदर दिग्गंसी क्वांटम संख्या, इसका मतलब l का मान 2 दिया हुआ है और आपसे पूछा है m के मान क्या होंगे। और आपको पता है m का मान -l से कहां तक होता है, +l, साथ में 0 को भी लेना पड़ता है। अगर l का मान 2 है तो m के मान क्या होंगे, -2, -1, 0, +1 और +2। तो m के मान -l से कहां तक होंगे, +l तक, साथ में 0 को इंक्लूड होगा। क्वेश्चन के अंदर वापस देखें, मुझे l का मान क्या दे रखा है, 2, और मुझसे पूछा है m का मान क्या होगा, -2 से +2 के बीच में सारी चीजें होंगी, साथ में 0 भी होगा। ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन इसका आंसर सही होगा, -2, -1, 0, +1 और +2। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हुंड के अनुसार नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में व फ्लोरीन के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगी। मैं इस तरह के क्वेश्चंस को वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका। हमसे 2 बार क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसकी पुष्टि कौन करता है, तो भी हमने कहा हुंड का नियम। फास्फोरस के अंदर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसकी पुष्टि कौन करता है, तो भी हमने कहा हुंड का नियम। और इसी क्वेश्चन को इसने वापस पूछा कि किसी के अंदर नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये कौन सा नियम के द्वारा इसकी पुष्टि होती है, तो भी आंसर क्या जाएगा, हुंड का नियम। अब एग्जामिनर ने डायरेक्ट कहा हुंड, ये कहता है हुंड के अनुसार नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो अगर हम देखें नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7, विन्यास आपको पता है 1s2, 2s2 और 2p3। हुंड के अनुसार अगर कोई उपकोष कई कक्षकों से मिलकर बना हुआ है तो पहले सभी कक्षकों के अंदर समान चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और उसके बाद युग्मन चालू होगा। इस आधार पर यह पता चलता है नाइट्रोजन के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 3, और ऐसा ऑप्शन ए की है तो आंसर यही जाएगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4। टू P1, 2p2, 2p3, 2p4। हुंड के नियम अनुसार अगर कोई उपकोष कई कक्षकों से मिलकर बना हुआ है तो पहले तो समान चक्रण वाला एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे और उसके बाद युग्मन प्रारंभ होगा। दिख रहा है कि ऑक्सीजन के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2, लास्ट फ्लोरीन, परमाणु क्रमांक 9, विन्यास 1s2, 2s2, 2p5।
1 2 3 4 5। तो दिख रहा है कि जो फ्लोरीन है इसके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, इसी बेसिस पर इसका आंसर 4 गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जा सकती है। देखिए, दो तरीके की बात करता है एग्जामिनर, दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछता है। अगर वो मुझसे कहे किसी कोष में अधिकतम आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, जैसे मुझसे पूछा जाए पहली कक्षा में मैं अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं। अब यहां पर मुझसे कक्षा नहीं बल्कि उपकोष पूछा है, मुझसे कहा गया अब मुझे पता है कि पहली कक्षा में अधिकतम मैं कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, 2। तो उस समय फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने लगाया था 2n²। ये फॉर्मूला तब लगता है जब मुझे ये पता लगाना हो कि किसी कक्षा के अंदर मुझे कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जैसे मैं कहता हूं पहली कक्षा में मैं अधिकतम 2 भर सकता हूं, दूसरी कक्षा में मैं अधिकतम 8 भर सकता हूं, तीसरी कक्षा में मैं अधिकतम 18 भर सकता हूं। तो किसी कक्षा के अंदर पूछा जाए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो फॉर्मूला लगता है 2n²। लेकिन यहां एग्जामिनर ने हमसे कक्षा नहीं पूछी बल्कि हमसे पूछा उपकोष। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि एस उपकोष में आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो, पी उपकोष में आप अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हो, डी उपकोष में आप अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरते हो और एफ उपकोष में आप अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरते हो। तो किसी उपकोष के अंदर ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में 2l+1, या मैं कहूं 4l+2। 4l+2 इस फॉर्मूले की सहायता से किसी उपकोष के अंदर हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है एस उपकोष की बात करें, एस के लिए, तो एस के लिए एल का मान आपको पता है कितना होता है, 0। तो 4 × 0+2, तो आपको पता चल रहा होगा एस उपकोष में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। मुझसे पूछा जाए पी उपकोष, आपको पता है पी उपकोष के लिए एल का मान 1, एल की वैल्यू यहां पुट करोगे 4 × 1+2, तो आपका आंसर आएगा P6 कि पी उपकोष में आप अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, डी उपकोष में अधिकतम 10 भर सकते हो, एफ उपकोष में अधिकतम 14 भर सकते हो। तो किसी उपकोष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, इसके निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 4l+2। ध्यान रखें जल्दीबाजी में 2n² ना कर दें। 2n² तो तब किया जाता है जब किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो। यहां किसी कक्षा की बात नहीं कह रहा, वो आपसे कह रहा है एस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, P6 कैसे भरोगे, D10 कैसे आया, F14 कैसे आया। तो निकालने का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में 2l+1, और इसको जब आप खोलोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4l+2। इसीलिए इसका आंसर क्या गया, फर्स्ट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन AIPMT 2009 के अंदर आया। इनमें से कौन सा क्वांटम सेट संभव नहीं है। देखिए, मैं बार बार में एग्जाम्स के क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि मैंने जो पेपर्स को देखा है, आरपीएससी के पेपर्स को, तो उसका ट्रेंड है वो पुराने क्वेश्चंस को ही बार बार रिपीट करता है। बस डाटा बदलते हैं और पूछने का तरीका थोड़ा सा बदलता है, लेकिन क्वेश्चंस का ट्रेंड बिल्कुल एक जैसा रहता है। क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सा क्वांटम सेट संभव नहीं है। देखिए, इस तरीके का जब क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका ये होता है, हमेशा ध्यान रखना है n का मान l से बड़ा होता है। पहली चीज, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मान, देखिए 4 0 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, हमारा आंसर नहीं है। फिर उसके बाद हमें पता है m का मान -l से +l तक, m का मान -l से +l तक। पहले ऑप्शन में l का मान 0 है तो m का मान 0 हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में l का मान 3 है तो m का मान -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 तक हो सकता है। तो देखें 0 ठीक है। l का मान 2 है तीसरे ऑप्शन में, तो m का मान -2 से +2 के बीच में हो सकता है, -3 नहीं हो सकता। m का मान -2, -1, 0, +1, +2 हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर क्या गया, थर्ड। फोर्थ सही है, क्योंकि अगर l का मान 2 है तो m का मान -2 से कहां तक हो सकता है, +2 तक हो सकता है। इसीलिए 36 का आंसर नंबर थर्ड ठीक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला जो क्वेश्चन है वो फोटोन की ऊर्जाओं के अनुपात पर आधारित है। दो विकिरण है E1 और E2, जिनकी ऊर्जाएं क्रम से 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
और उनकी तरंग दैर्ध्य λ1 व λ2 है, तो उनके बीच में क्या संबंध होगा। ये कह रहा है कि दो रेडिएशंस है, एक रेडिएशंस की एनर्जी E1 है और दूसरी रेडिएशंस की एनर्जी E2 है। E1 जो है वो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो E2 है वो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमसे ये पूछा गया दोनों के अंदर λ1 और λ2 के अंदर क्या रिलेशन है। तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस को आपको पहले भी बता चुका हूं। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या कहा जाता है, दो फोटोन की ऊर्जाओं का अनुपात पूछता है। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। मैक्स प्लांक क्या कहता है, ऊर्जा के बंडल को क्वांटा या क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। जनरली हमसे पूछा गया है दो रेडिएशंस हैं जिनकी ऊर्जाओं का मान 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उनकी तरंगदैर्ध्य λ1 व λ2 के मध्य क्या संबंध होगा। हमसे पूछा गया है E1 व E2 के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो आपको पता है E1 अपॉन E2 बराबर λ2 अपॉन λ। E1 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 25 है, E2 की वैल्यू 50 है, बराबर λ2 अपॉन λ1, यानी कि λ1 बराबर 2λ2। ऐसा ऑप्शन फर्स्ट, λ1 किसके बराबर है, 2λ2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने कल भी कराया था कि p इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात करें। ध्यान रखें, एग्जामिनर कई तरीके से हमसे कोणीय संवेग पूछता है। तो जनरली 3 फॉर्मूले होते हैं। वो आपसे कहेगा इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में घूम रहा है, तो बताएं कोणीय संवेग क्या होगा। तो आप फॉर्मूला लगाओगे mvr बराबर nh/2π। दूसरा फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा कक्षीय कोणीय संवेग निकालने का, √L+1 h/2π। और तीसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर घूमता है और उसके कारण जो कोणीय संवेग उत्पन्न होता है उसे चक्रण कोणीय संवेग कहते हैं, और उसको निकालने का फॉर्मूला √SS+1 h/2π होता है। यहां हमसे पूछा गया है कि जो p उपकोष के अंदर जो p कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन है और उसके कारण क्या कोणीय संवेग जनरेट होगा। तो कक्षीय कोणीय संवेग निकालने का फॉर्मूला √L L+1 h/2π, √L L+1 h/2π। यहां हमसे p उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन बताया हुआ है और p उपकोष के लिए आपको पता है L की वैल्यू क्या होती है, 1। S उपकोष के लिए L का मान 0, p उपकोष के लिए 1, d उपकोष के लिए 2 और f उपकोष के लिए 3 होता है। p उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए कक्षीय कोणीय संवेग निकालना है। फॉर्मूले में पुट करेंगे 1 + 1 h/2π, 1 और 1 कितना हुआ 2, √2 h/2π। ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या इसमें, देखिए 1 और 1 2, √2 h/2π है ऐसा कोई फॉर्मूला। इसको सही कर ले थोड़े से को, इसको √2 h/2π, ये इसका आंसर हो जाएगा। √2 h/2π इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि p इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है और p इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता है L का मान 1 है, 1 + 1 2, तो √2 h/2π इसका आंसर होगा। और ऐसा कोई भी ऑप्शन अपन को नहीं दे रखा, तो इसीलिए इस स्थिति में ये थोड़ा सा कोई टाइप में मिस्टेक हो गई होगी, इसीलिए इसका आंसर सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें, n बराबर 4 है और L बराबर 3 है और आपसे पूछ रहा है उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अभी भी मैंने कहा उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। हमसे कोष नहीं पूछा गया, हमसे उपकोष पूछा गया। और अभी भी बताया किसी भी उपकोष के अंदर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 4l+2 है। किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालने का फॉर्मूला 4l+2 है और यहां L का मान आपको पता है 3 दे रखा है, तो 4 × 3 + 2, तो आप सॉल्व करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कौन से उपकोष की बात कर रहा है, F उपकोष की बात कर रहा है कि F उपकोष में आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरोगे। तो सबको पता होता है F उपकोष में अधिकतम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 14। इसीलिए इसका जो आंसर है वो फर्स्ट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन, आपको रुबिडियम दे रखा है और वो कह रहा है रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 है और उसका जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब भाइतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए चारों क्वांटम संख्या का मान आपको निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए कि रुबिडियम कौन से ग्रुप में आता है। रुबिडियम फर्स्ट ग्रुप में आता है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, यहां पोटेशियम आता है, ये रुबिडियम आता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37। लिथियम का आपको पता है विन्यास 2s1, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का भाइतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1, रुबिडियम का 5s1। तो हमसे 5s1 के लिए N, L, M और S पूछ रहा। अब ये भी मैंने कहा इसकी तुलना NLX से कर लें। N का मान कितना है 5, तो मुख्य क्वांटम संख्या 5 होगी। तो देखें इसका मतलब ये तो गलत हो गया। S उपकोष के लिए L का मान कितना होता है 0, तो 5 तो है 1, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो 100% आंसर थर्ड आएगा। और अभी भी बताया M का मान -L से +L के बीच में होता है, तो यहां M का मान कितना होगा 0 और S की वैल्यू कितनी मान ली गई यहां पर +12, इसीलिए इसका आंसर थर्ड गया। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपके समझ में आई होगी और नेक्स्ट कल से हम आवर्त सारणी की क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। मेरा बार बार आप लोगों से कहना है कि अगर आपको एनएम क्लासेस के चैनल अच्छे लग रहे हैं, इनकी निःशुल्क क्लासेस अच्छी लग रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप इनको बार बार क्वेश्चंस को देखें एग्जाम से पहले। और मेरा मानना है ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू आज के लिए।